हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने कॉस्ट के न्यूमेरिकल सिखा दिए थे ना। अब कॉस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी, वैसे भी मैंने आपसे बोला था 20 क्लास में मैं मेन मेन इंपॉर्टेंट सारा कुछ करा रहा हूं। तो कॉस्ट में जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी, रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एबीसी। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एमसी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देते हैं, एज वी नो कॉमा गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी रिड्यूस कंटिन्यूअसली, फिर कॉमा कैन दीज टू intersect each other, give reason to your answer। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट, एक्सप्लेन। तो ये चार क्वेश्चन थ्योरी में बन सकते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट से, और या वो न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं तो अभी जब आंसर कराऊंगा तो फिर दोबारा लिखवाऊंगा ना सब तो बेटा। अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है नाइक वाली शेप में, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये ऊपर से आता है वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, जहां इसे इंटरसेक्ट करता है वहां से वापस बढ़ना शुरू हो जाता है एवरेज कॉस्ट। और ये पहली यूनिट में दोनों बराबर होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नीचे आता है और यहां से इंटरसेक्ट करता बढ़ना शुरू हो जाता है, और इनके बीच का गैप लगातार क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। ये डायग्राम है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले क्वेश्चन के आंसर की। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। इस डायग्राम में ही आंसर है, अगर ध्यान दे लोगे तो यही याद कर लोगे, नहीं तो बाद में रटना पड़ेगा। ये अब मैंने आपके ऊपर छोड़ा, आपको कैसे करना है बेटा। सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं एमसी और एसी की। इस पॉइंट से पहले एमसी ऊपर है या एसी ऊपर है, और एमसी नीचे है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन MC is greater than AC। तो AC क्या कर रहा है बेटा, AC गिर नहीं रहा है मेरे बच्चे, सॉरी, MC is lower than AC, ठीक है। हाँ, MC नीचे है, AC ऊपर है। तो AC क्या कर रहा है बताओ, AC कर्व विल फॉल। कोई डाउट है इसमें, याद होगी लाइन। इस पॉइंट पे कौन ऊपर है कौन नीचे है, दोनों बराबर हैं, बराबर है। व्हेन MC intersect AC, that is when
MC and AC are equal to each other. जब ये दोनों बराबर है तो AC क्या है? मिनिमम है. AC is at मिनिमम. कोई डाउट है इसमें? तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट के बाद क्या ऊपर है? तो व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, तो AC क्या कर रहा है? AC कर्व विल राइज. बताओ, आपको आंसर याद करना पड़ेगा क्या? तो बस डायग्राम दिमाग में रखो, आंसर बन गया. क्वेश्चन नंबर 2, ABC की बात हो रही है. रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड ABC. सेम आंसर तो है, ध्यान से सोचोगे तो. ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है. इससे पहले क्या ऊपर है क्या नीचे है? तो पहला पॉइंट, व्हेन MC इज लोअर देन ABC, तो ABC कर्व क्या कर रहा है? ABC कर्व विल फॉल. पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट पे दोनों क्या है? बराबर हैं. व्हेन MC इंटरसेक्ट ABC, that is MC and ABC are equal to each other. तो ABC किस पर है? मिनिमम पे. ABC will be at मिनिमम. कोई डाउट है? इस पॉइंट के बाद क्या ऊपर है? MC ऊपर है और ABC नीचे है. When MC is greater than ABC, ABC कर्व विल राइज. बताओ, आपको याद करना पड़ेगा या याद हो गया? हो गया डायग्राम से आंसर याद? श्योर. तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा. दूसरा, अब आते हैं तीसरे पे. ये मुझे रब करना है, कर दो रब. अब तो वीडियो भी मिल जाएगी. ठीक, उठाना. इन्हें उठा के बाहर नाले में फेंक आऊंगा मैं. क्लास चल रही है, वीडियो नहीं, वो नहीं चल रही है. कोई मूवी की बीच में बैठ के खा रहे हो. पढ़ने में ध्यान लगाओ. यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा. ये AC कर्व है ऊपर से, ये ABC कर्व है. धीरे धीरे इनके बीच का गैप क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और ये AFC कर्व है, हाइपरबोला शेप में. हाइपरबोला शेप क्या होती है? बेसिकली तेजी से गिर रहा है और फिर धीरे बहुत धीरे स्पीड एकदम से चेंज हो गई. ठीक है ना? AFC, AC, ABC. क्लियर है? अब रिलेशनशिप बता रहा हूं किस किस के बीच में? AC, ABC और AFC के. या इनका गैप कम क्यों हो रहा है ये बता रहा हूं. ठीक है? तो देखो आंसर क्या है इसका. एज वी नो, AC is sum total of AFC and ABC, है ना? That is AC is equal to AFC plus ABC. क्या ये बात हम न्यूमेरिकल में देख चुके हैं? इन अदर वर्ड,
थोड़ी सी, क्योंकि लाइन बढ़ानी है मुझे बेटा, ठीक है। वर्ड हो गया तो इन अदर वर्ड AFC इज डिफरेंस बिटवीन AC एंड ABC। कह सकता हूं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? AFC। नाउ AFC is reducing continuously। AFC लगातार गिर रहा है, hence gap between AC and ABC reduce continuously। तो क्योंकि ये गिर रहा है तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होता जा रहा है बेटा? कम, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? AFC को। और AFC अगर कम होगा तो इनके बीच का गैप भी कम होगा। हाउएवर AFC कैन नेवर बी जीरो। क्या AFC कभी जीरो हो सकता है? नहीं। सो AC कर्व एंड ABC कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि जल्दी में सब कुछ कवर कराना है। तो भैया क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप AFC है, अब AFC लगातार गिर रहा है इसलिए इनके बीच का गैप लगातार कम हो रहा है। पर क्योंकि AFC जीरो नहीं होगा तो ये दोनों कभी इंटरसेक्ट भी नहीं होंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये था तीसरा क्वेश्चन। देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो। आज ही में मुझे रेवेन्यू भी कवर कराना है। कर दो ना। चौथा क्वेश्चन क्या है? हाँ आपने तीसरे क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC और MC लिखा है। हाँ, ओ MC लिख दिया गलती से, सॉरी, वो गलती से MC लिख दिया, AFC है बेटा, वो गलती से लिखा गया, गलती से लिखा गया, AFC था वो, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, इसका मैं रिटेन में तो बहुत सारा नहीं लिखवा सकता। ये MC कर्व है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके नीचे का जो एरिया है ना, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है भाई। इस बात को प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसे हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें थ्योरी में लिखने के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ नहीं है बेटा। द अबव क्वेश्चन कैन बी क्लियर्ड थ्रू गिवन टेबल। एक तरफ मैं लिखता हूं यूनिट 4, 5, एक तरफ लिखता हूं MC। पहले गिराओ फिर रोको और फिर बढ़ा दो, ऐसी तो हो रहा है ना। अब इसके बेस पर निकालो TC, और TC कह रहा हूं MC के बेस पर VC। अब मैंने आपको क्या बताया था VC कैसे निकलता है भाई? जैसे जैसे मैं MC का टोटल करता जाऊंगा VC आता जाएगा। तो यहां तक का टोटल, यहां तक का, 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 ठीक है। अब नीचे लिखो फ्रॉम, देखो ज्यादा है नहीं लिखने के लिए इसमें मेरे पास। फ्रॉम अबव टेबल
we can say summation of MC is equal to VC. That is, total of MC at particular unit will be equal to VC at that particular unit. Hence, we can say, ध्यान से देख क्या लिखी थी वो लाइन, एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट। बस ठीक है। तो एक नंबर का कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, बात अलग है। अदरवाइज इसमें से, इस चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन जो भी आएगा, 6 का क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो वो न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी में 3 का कोई भी क्वेश्चन आया तो वो इनमें से ही आएगा। किसी के यूटी या पेपर हुए हैं अभी रिसेंटली में जिसमें कॉस्ट आया हो? आएगा। और किसी के हुए थे अभी? इनमें से ही आया होगा जो भी क्वेश्चन होगा, इसके बाहर से वो बनेगा ही नहीं। जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा, मैंने तो ये बोल दिया। ठीक है, आया था इसके अलावा कुछ थ्योरी में कॉस्ट का? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वो 1 नंबर में आएगा। तो जब मैं इन 20 क्लास के बाद 2 क्लास या 3 क्लास में माइक्रो के मेन सारे 1 मार्कर पॉइंट लिखवाऊंगा, वो वहां कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर? रब कर दें। चलो अब आते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पर। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट सबसे पहले कुछ टर्म्स के मीनिंग क्लियर कर रहा हूं, फिर बात करूंगा इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? अवनीश जी। 15 रुपए का पेन खरीदा, 20 रुपए का बेका, रेवेन्यू कितना? बाकी चुप रहेंगे सब। 15 का खरीदा, 20 का बेका, रेवेन्यू कितने का? 15 रुपए में सारे खर्चे हो गए, रेवेन्यू कितने का? 5 का। हाँ जी, 20 का। हाँ जी अभिनव जी। तो सबसे पहली बात, रेवेन्यू डजंट मीन्स प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है भाई साहब, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। इस बात को दिमाग में सेट करें। आधे से ज्यादा बच्चों को यही गलतफहमी होती है कि रेवेन्यू प्रॉफिट को कहते हैं। रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड। हाँ भाई, पेन को बेच के कितने रुपए आ रहे हैं? तो रेवेन्यू 20 रुपए है, दैट्स इट। मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा था आपसे, वो 5 रुपए प्रॉफिट है, ना कि वो रेवेन्यू है। सही है। एक टर्म है एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जितनी यूनिट बेच रहे हो इनटू उनका प्राइस। कोई डाउट इसमें?
एवरेज रेवेन्यू AR, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई, एवरेज रेवेन्यू का मतलब बेटा यहां ध्यान दे लें प्लीज। एवरेज रेवेन्यू मतलब हुआ पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक है, पर यूनिट रेवेन्यू। और ये कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो यूनिट से। पर यार यूनिट इंटू प्राइस तो TR होता है, तो अगर यूनिट को TR को मैं यूनिट से डिवाइड करूं तो क्या आता है? प्राइस। तो रिमेंबर AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। AR हमेशा किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। तीसरा टर्म है इसमें मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। वन शब्द याद रखना बेटा, वन एडिशनल यूनिट। और MR निकालने का सही तरीका क्या है? MR निकालने का सही तरीका है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन यूनिट। बट कुछ लोग इसे ऐसे भी निकाल देते हैं, नीचे वाले रेवेन्यू से ऊपर वाला रेवेन्यू माइनस करके। तो दोनों में से परफेक्ट तरीका तो यह है। पर हाँ, चेंज हर बार एक एक यूनिट का ही हो रहा है अगर, जैसे कि न्यूमेरिकल में हमें दिखता है, तब हम ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? पहले 3 टर्म्स लिखो, फिर मैं, क्योंकि मैं बहुत डीप वाली थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, तो मेन मेन क्वेश्चनों पे जाना है तो हम यहां से पहुंच जाएंगे वहां, इतना हमें दिक्कत नहीं आएगी। और अब से इको के किसी बैच की छुट्टी नहीं होगी। 2 बच्चे आएंगे तो मैं 2 को ही पढ़ाऊंगा, वीडियो बन जाएगी, वो घर जाके देख लेना। छुट्टी नहीं कर रहा था मैं, बहुत हो चुकी छुट्टी अब। कर देना ला, विधान जी कपड़ा दे। अब सुनो, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में जो मेन क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन है मात्र 2, रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड TR और एक रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR। पर इन क्वेश्चनों के 3 आंसर हैं। अब आप कहेंगे 3 आंसर क्यों हैं? क्योंकि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसे 3 तरीके में पढ़ते हैं बेटा। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को हम 3 सेंस में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दे लोगे तो सुखी रहोगे, क्वेश्चन 100% इसी में से आएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। एक होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की पहचान क्या है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो चाहे कोई मुझसे 1 पेन खरीदे या 1 लाख पेन खरीदे, प्राइस फिक्स है 10 रुपए तो 10 ही रुपए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी या प्राइस गिरेगा तो सेल बढ़ेगी। दूसरा, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में यहां पे हम जनरली बात करते हैं, हटा दियो इसे जरा,
मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। यार बेटा यहां पे ध्यान दे लो, इसकी पहचान क्या है? रेवेन्यू कैन बी इंक्रीज, रेवेन्यू कह दो या सेल कह दो, कैन बी इंक्रीज ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। प्राइस गिरा करके रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है केवल, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? प्राइस फॉल कर रहा होगा। और तीसरा, जब क्वेश्चन हमें ना बताए कि हमें आंसर परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से देना है या इम्परफेक्ट, तो उसे मैंने नाम दिया है या हमने नाम दिया है जर्नल रिलेशन। क्या नाम दिया? जर्नल रिलेशन। इसे न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूं बेटा, सुनना मेरी बात। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट का अगर न्यूमेरिकल आए तो एक कॉलम बनता है यूनिट का, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। एआर कैसे निकलता है? टीआर अपॉन यूनिट, और एमआर नीचे वाले टीआर से ऊपर वाला टीआर माइनस करते जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं 5 यूनिट पे फिलहाल। हमेशा मैं शुरुआत किससे करता हूं? जीरो से करता हूं मैं हमेशा शुरुआत, ठीक है। यूनिट है 1 2 3 4 5। अब प्राइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लो, 10 रुपए मान ले, आसान है। तो प्राइस तो क्या रहेगा? 10 ही रुपए रहेगा। प्राइस क्या रहेगा? 10 रुपए ही रहेगा, ठीक है। अब टीआर क्या होता है? यूनिट इंटू प्राइस, अभी लिखवाया था मैंने, तो निकालो टीआर। यहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। अच्छा, अगर मैं यूनिट और बढ़ा दूं तो और बढ़ जाएगा टीआर। कभी टीआर कम होगा यहां या हमेशा बढ़ेगा? हर बार जो गैप है टीआर का वो सेम है या गैप कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट से नहीं अम्मा। एआर किसके बराबर होता है? प्राइस के। एआर हमेशा किसके बराबर होता है? नहीं तो आप कर दो 10 डिवाइड बाई 1 10, 20 डिवाइड बाई 2 10, 30 डिवाइड बाई 3 10। अब एमआर कैसे निकालते हो? नीचे वाले टीआर से ऊपर वाला टीआर माइनस करो। 10 में से 0 गया, 20 में से 10 गया, तो रेट क्या है? जब भी एमआर कांस्टेंट है तो इंक्रीज कांस्टेंट रेट पे हो रहा है, ये कहा जाता है, सही है। तो अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं तो एक डायग्राम बना रहा हूं। लेट से प्राइस लिखे हैं 10 20 30 40 50। ये जा रही है मेरी प्राइस लाइन। यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। तो ये प्राइस और एआर है, और यही किसके बराबर है? एमआर के बराबर है। और टीआर की अगर मैं बात करूं, टीआर कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है तो टीआर 45 डिग्री पे रेस करेगा। और यहां पे ले रहा हूं डॉटेड। डॉटेड क्यों? क्योंकि शुरुआत 1 यूनिट से होती है। किससे होती है शुरुआत? 1 यूनिट से। तो बेटा इसमें तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता। इसमें कोई 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, बता देना भाई किस मार्केट में एआर और एमआर बराबर होता है? परफेक्ट कंपटीशन। या अंडर परफेक्ट कंपटीशन में एमआर किसके बराबर होता है? एआर के। या अंडर परफेक्ट कंपटीशन टीआर कितने डिग्री पे बढ़ता है? 45 डिग्री। या अंडर परफेक्ट कंपटीशन टीआर किस रेट पे बढ़ता है? कांस्टेंट रेट पर। किस रेट पे बढ़ता है? कांस्टेंट रेट पर। तो यहां पर मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं कुछ बता सकता था, बताऊंगा मैं यहां पर अब आपको कुछ, ठीक है। सुनो, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। यूनिट, टीआर,
ए आर, तो यूनिट प्राइस टी आर, यूनिट प्राइस टी आर, ए आर एम आर, यूनिट प्राइस टी आर, ए आर एम आर। हम हमेशा कितनी यूनिट से शुरू करते हैं? 0 से। हम हमेशा कितने यूनिट से शुरू करते हैं? 0 से। अब अगर आपसे एग्जाम में शेड्यूल मांग ले तो शेड्यूल भी यही है और न्यूमेरिकल भी यही है, 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्राइस क्या है? रिड्यूसिंग। 0 पे तो सब 0 है, तो प्राइस सोचना आसान है, मुश्किल तो नहीं है। सोच सकते हो प्राइस, अगर शेड्यूल खुद बनाना पड़े तो बना दोगे? बताओ टी आर कितना आएगा? 10 यूनिट इंटू प्राइस 18, 24, 28, 30, 30। कोई डाउट है? ए आर कैसे निकलता है? प्राइस के एक को लिया जाएगा ये तो। एम आर कैसे निकलता है? टी आर से, नीचे वाले टी आर से ऊपर वाले टी आर माइनस करते जाओ। 10, कोई डाउट है? अब ध्यान दो, मेरी बात पे अगर ध्यान दे सको तो, इस शेड्यूल में थ्योरी छुपी हुई है, आंसर। एम आर लगातार गिर रहा है पर पॉजिटिव है यहां तक, तो टी आर देखना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब एम आर 0 है तो टी आर क्या है? और जब एम आर नेगेटिव हुआ टी आर गिरना शुरू हो गया। तो यही तो आंसर है। एक डायग्राम में बना लेते हैं, चलो इसे, ज्यादा अच्छा माने तो। ये डायग्राम है, ये एम आर है, लगातार गिर रहा है। जब एम आर 0 है वहां तक टी आर बढ़ रहा है और उसके बाद टी आर कम हो रहा है। देख रहा है? तो क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड टी आर। शुरू करें। पॉइंट नंबर 1, एम आर गिर रहा है पर पॉजिटिव है। व्हेन एम आर इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, तो बताओ टी आर क्या कर रहा है? टी आर इज इंक्रीजिंग एट, इसका रेट क्या हो रहा है? डिमिनिश। तो इसके बेस पे हम ध्यान रखते हैं इंक्रीजिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट है। ये डिमिनिश कर रहा है ना, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एट डिमिनिशिंग रेट। पॉइंट नंबर 2, यहां पर एम आर क्या हो गया? 0। ये 0 है जब, तो टी आर क्या है? मैक्सिमम। व्हेन एम आर इज 0 क्या हो गया? व्हेन एम आर इज 0, तो टी आर क्या है? इज एट मैक्सिमम पे। तीसरा, एम आर क्या हो गया? नेगेटिव, तो टी आर क्या कर रहा है? फॉल। व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव, तो टी आर क्या कर रहा है? टी आर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। आंसर बताओ, रटना पड़ेगा या याद हो जाएगा इन्हीं में? भाई आप चाहे तो शेड्यूल से बना लो, चाहे डायग्राम से बना लो। अब ये बेटा हमारी बेस लाइन जा रही थी, यहां से प्राइस की शुरुआत थी ना। अब इसी में एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ए आर। अब ध्यान देना, एम आर गिर रहा है, पहले यूनिट में दोनों बराबर है,
फिर एम आर गिरा, तो सॉरी एम आर गिरा, ए आर, एम आर कितने पॉइंट गिरा और ए आर, फिर एम आर कितने पॉइंट गिरा, ए आर। तो एम आर और ए आर में क्या वो रिलेशन है, ए आर हमेशा एम आर के हाफ रेट से गिर रहा है, ये बराबर है। एम आर ए आर के हमेशा किस रेट से गिर रहा है, हाफ रेट से गिर रहा है। तो अगर मुझे लिखना हो रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड ए आर, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, एट फर्स्ट यूनिट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दिख रहा है, देयर आफ्टर बोथ फॉल, दिख रहा है, कॉमा, हाउएवर रेट ऑफ फॉल इन ए आर, ए आर किस रेट से गिर रहा है, हाफ रेट, किसके हाफ रेट से, द रेट ऑफ फॉल इन ए आर इज जस्ट हाफ, कॉमा द रेट ऑफ फॉल इन एम आर। कोई डाउट, एम आर 0 हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, पैराग्राफ बदल के लिख लो, एम आर कैन बी 0 और नेगेटिव, बट ए आर कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। अब देखो फास्ट ट्रैक में 20 क्लास में करा रहा हूं तो बहुत डीप में नहीं जा रहा, पर आंसर आपको याद हो रहे होंगे, कोई डाउट इसमें। लास्ट जर्नल केस। अब जर्नल केस तो जर्नल है, मुझे पता ही नहीं प्राइस कांस्टेंट है, राइजिंग है, फॉलिंग है, मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं वहां न्यूमेरिकल की बात कर ही नहीं सकता, मैं वहां शेड्यूल की बात नहीं कर सकता, मैं वहां पे डायग्राम से आंसर आपको करवाऊंगा। किससे, डायग्राम से। तो देखो ये बना रहा हूं डायग्राम, एम आर शुरू में बढ़ता है फिर गिरता है, तेज बढ़ता है तेज गिरता है, ये पहली स्टेज और ये दूसरी स्टेज। पहली और दूसरी में ध्यान देना बहुत छोटा सा गैप है, ये टी आर बढ़ रहा है, अब पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, यहां यूनिट टी आर, ए आर, एम आर, सभी डायग्रामों में ये कॉमन है। अब इसके बेस पर अगर मैं लिखता हूं रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड टी आर, तो कितने पॉइंट बनेंगे, 3 स्टेज है, 3 पॉइंट बन जाएंगे। पहले केस में एम आर बढ़ रहा है कम हो रहा है, व्हेन एम आर इज राइजिंग, तो टी आर क्या कर रहा है, टी आर बढ़ रहा है, इज ऑल्सो राइजिंग। पर मैंने बोला था इसकी जो रेट है वो एम आर के ऊपर डिपेंड करता है, एम आर बढ़ रहा है तो टी आर किस रेट पे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट पे, टी आर ऑल्सो राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। सेकंड, एम आर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, व्हेन एम आर इज फॉलिंग बट पॉजिटिव, तो टी आर क्या कर रहा है, वो अब भी बढ़ रहा है पर डिमिनिशिंग रेट पे, क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग है, टी आर स्टिल राइजिंग बट एट डिमिनिशिंग रेट। कोई डाउट। तीसरा, व्हेन एम आर इज 0, जब एम आर 0 है तो टी आर क्या है बेटा बताओ, टी आर इज एट मैक्सिमम, टी आर क्या है, मैक्सिमम। और फोर्थ पॉइंट, जब एम आर
नेगेटिव हो रहा है, तो टीआर क्या कर रहा है? आप बताओ मुझे आंसर कहां रटने हैं? वह दो चार डायग्राम दिमाग में बैठा लो, आंसर तो बेटा खुद ही बना लेंगे हम। व्हेन MR बिकम नेगेटिव, स्कूल में भी तो कराया होगा ये सब, हाँ है ना? स्कूल में भी तो ऐसे याद कराया होगा, कैसे कराया? बस फिर दो दो बार हो गया, एक बार उनसे एक बार मुझसे। टीआर स्टार्ट डिक्लाइनिंग। कुछ पूछना है? अब बेटा प्लीज एक AR का डायग्राम और बना देते हैं। बेटा क्वेश्चन तो पूरे कवर कराऊंगा ना। क्या कह रहा है? हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक है आज का, बस खत्म रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एग्जाम के हिसाब से। रिलेशनशिप बिटवीन, अरे सुन लो, MR एंड AR। अब देखो सेम तीन हिस्सों में बांटते हैं। इस पॉइंट से पहले क्या ऊपर है? MR ऊपर है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन MR इज, साइन बना देता हूं, व्हेन MR इज ग्रेटर देन AR, देन AR इज इंक्रीजिंग लिख दो, राइजिंग लिख दो, जो लिखना हो। इस पॉइंट पे दोनों बराबर है। व्हेन MR इज इक्वल टू AR, AR is at maximum। तीसरा, when MR is less than AR, AR curve start to fall। और एक लाइन पैराग्राफ में लिखनी है, MR 0 नेगेटिव हो रहा है, AR नहीं होगा। MR कैन बी 0 और नेगेटिव, बट AR कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? तो इतना ही याद करना है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से, ठीक है? ये सिंगल पेज ही बेसिकली आपको याद करना है बेटा, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसका क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड रहता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो बताएं इसमें मुझसे किसी को कुछ पूछना है तो? नहीं? चलो, तो मैं मेन क्वेश्चन ही रिवाइज करा रहा था।